व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ इसमें गैलोनोमीटर है, यानी नॉन आइडियल गैलोनोमीटर है ना, इसका अपना रेजिस्टेंस हो सकता है ओ आई, सॉरी, और यहाँ कैपेसिटर हमने लगा रखा है। और ये बैटरियाँ लगी हुई है, ये प्लस है माइनस, ये भी है, ये C1 ले लेते हैं, ये C2, ये C3, ये C4, ये A, B, C एंड D। तो यहाँ भी हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब C और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो गैलोनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसने Q चार्ज दिया, यहाँ से Q चार्ज गया, तो बाइफरकेट होगा, तो इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, फिर यहाँ से बाइफरकेट होगा, तो इसमें गया मान लो Q1 माइनस Q3, तो इसमें हमने मान लिया कि इसमें Q3 गया, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ, यानी VA माइनस VC क्या लिखेंगे, Q1 बाई C1 लिखेंगे। VA माइनस VD क्या लिखेंगे, Q2 बाई C2 लिखेंगे। VC माइनस VB यहाँ लिखेंगे, Q1 माइनस Q3 बाई C3 लिखेंगे। और VD माइनस VB इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से Q3 आया, यहाँ से Q2 आया, तो इसमें कितना गया, यहाँ चार्ज यहाँ जो होगा 10 ले Q2 प्लस Q3 तो इधर होगा, और माइनस Q2 प्लस Q3 इधर होगा, तो यानी इस पर जाएगा Q2 प्लस Q3 बाई C4, है ना। तो व्हेन VC इक्वल टू VD, या इफ VC इक्वल टू अगर VD हुआ, यानी दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ, तो एक कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो इफ VC इक्वल टू VD, तो आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ, VA माइनस VC इक्वल टू Q2 बाई C2। इन दोनों इक्वेशन को ले लो आप, इसको और इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आप देख रहे हो दोनों इक्वल है, तो सिंस 1 इक्वल टू क्या है, यहाँ 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2, और इसको आप लिख सकते हो Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, VC माइनस VB इक्वल टू, तो ये हो जाएगा Q2 बाई C4, क्योंकि जैसे ही होगा तो आपको पता है Q3 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, Q3 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। उसी तरह ये इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VB इक्वल टू Q1 बाई C3, है ना। आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन नंबर ये 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, तो सिंस 4 इक्वल टू क्या यहाँ 5 है, तो ये जाएगा Q2 बाई C4 इक्वल टू Q1 बाई C3, और इसको लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इक्वल टू C3 बाई C4, इक्वेशन नंबर 6। आप देख रहे हो कि सिंस इक्वेशन नंबर 3 इक्वल टू क्या यहाँ 6 है, कंडीशन मिल गया अपने को C1 बाई C2
इक्वल टू C3/C4 या C1/C3 इक्वल टू C2/C4। तो अगर ये कंडीशन है इसका मतलब हुआ कि इस ब्रांच में हमेशा करंट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ओके, तो सेम वही हो गया, रेजिस्टेंस की तरह हो गया। वैसे तो ये जैसे एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ, मान लो ये कैपेसिटर लगा दिया मैंने यहाँ और एक कैपेसिटर यहाँ भी है। एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर यहाँ है। ये मान लेते हैं इसमें 20 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ लगाई है, ये V0 है और ये ले लें मैंने मान लो 2 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड है ना, और ये 5 माइक्रोफेरेड है और ये मान लेते हैं 15 माइक्रोफेरेड है और ये 5 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, हमें बताना है कि एक तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो फाइंड करना है ना। तो फाइंड दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the given circuit and charge flown through the battery। ये फाइंड करना है। तो यहाँ देखो आप क्या मिल रहा है अपने को, 2 माइक्रोफेरेड बाई 5 माइक्रोफेरेड इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड बाई 15 माइक्रोफेरेड। यहाँ से देखो क्या मिल रहा है अपने को, 2/5 है ना, मतलब इसका मतलब बैलेंस कंडीशन में है। तो सिंस Wheatstone breeze is in balanced condition, तो अगर ऐसा है इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो 0 ही हो गया। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास सर्किट क्या हो गया, हमारे पास सर्किट ऐसा हो गया। ये प्लस है माइनस, ये V0 इक्वल टू 20 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये तो बेकार ही हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी कैपेसिटर बेकार हो गया। और ये कितना हो गया 6, ये हो गया 5 माइक्रोफेरेड और ये हो गया 15 माइक्रोफेरेड। तो आप देख रहे हो कि अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो ऊपर कितना देखो 2 और 6 के इसमें है, पैरेलल में कि सीरीज में, सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये माइनस ये प्लस, ये 20 वोल्ट है, तो ये दोनों सीरीज में हैं। तो आप देख रहे हो कि इसकी कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगी, सीरीज की कैपेसिटेंस हो जाती है 2 × 6 डिवाइड बाई 8 माइक्रो, और इसका कितना हो जाएगा, तो 5 × 15 माइक्रो डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है 20, और मिला के क्या हो गया, यानी सी इक्विवेलेंट आ गया यहाँ। ये हो जाएगा हमारे पास में 12/8 प्लस 75/20 है ना। तो ये कितना 20 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 से कितना 15, और ये 6 और ये 4 ले लेते हैं। तो आप देखो कितना हो गया 21/4 माइक्रोफेरेड। ये तो एक आंसर आ गया। ओके, और फिर चार्ज कितना फ्लो किया, तो मान लो इसने जो चार्ज दिया यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया। ये प्लस ये माइनस, यानी इसने क्यू चार्ज दिया, ये V0 इक्वल टू 20 वोल्ट है, तो यहाँ कितना जाएगा प्लस क्यू, यहाँ कितना जाएगा माइनस क्यू, और ये सी इक्विवेलेंट है।
यहाँ से कितना आ गया इसमें क्यू, सर्किट कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -20 प्लस क्यू बाई सी इक्वलेंट इक्वल टू 0, तो क्यू इक्वल टू आ गया 20 सी इक्वलेंट, यानी क्यू इक्वल टू हो गया 20 इंटू 21/4 माइक्रोकूलम, यानी कितनी बार गया 5, कितना हो जाएगा 105 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज बैटरी से फ्लो होगा। मेरे ख्याल से किलो हो गया होगा, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्लियर है भाई सबको? हेलो। हाँ सर। तो इस तरह से करेंगे। अब क्या है कि मैंने आपको कुछ सिमेट्रिक मेथड्स पढ़ाए थे, याद हो तो उसको देखो यूज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आपको प्लेन मिरर सिमेट्री लिया था, है ना, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में उन मेथड्स को यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो मैंने डेल्टा से स्टार, स्टार से डेल्टा, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता है, उसकी बात नहीं करेंगे ना, उसके लिए तो फिर आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा वो। तो जैसे कि हमारे पास जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो जैसे ये सर्किट है, मान लो कि जैसे मान लो ये सर्किट है हमारे पास में, है ना, और ये कह रहा है कि हमें इन दो पॉइंट के बीच में चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। सबकी कैपेसिटेंस है सी सी है, सबकी कैपेसिटेंस क्या है, सी है। तो इसका इक्विवेलेंट अपने को फाइंड करना है। ओके, तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसी को अप्लाई करूंगा मैं यहाँ। इसमें देखो आप प्लेन मिरर सिमेट्री दिख रहा है मुझे, तो प्लेन मिरर सिमेट्री दिख रहा है, तो प्लेन मिरर को कहाँ रखेंगे हम लोग यहाँ, तो ऐसा ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो प्लेन मिरर सिमेट्री दिख रहा है तो यहाँ रखोगे ना आप, यानी यहाँ आप प्लेन मिरर को रखोगे। तो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्योंकि बैटरी हम लोग यहाँ लगाएंगे एक तरह से, तो माइनस या प्लस, यानी यहाँ से जितना चार्ज गया उतना चार्ज यहाँ से आ रहा है ना एक तरह से, यानी Q1 तो Q1 ना, यहाँ से अगर बात करेंगे तो Q2, तो यहाँ से Q2 ना, यहाँ से Q3 तो यहाँ से Q3 ना, यहाँ से Q4 तो यहाँ से क्या रहा होगा Q4। इसका मतलब इस वाली ब्रांच में क्या हो गया, ये तो बेकार हो गया, इसको तो रिमूव ही कर दो आप, यानी क्या हो जाएगा सर्किट इसका मतलब, क्योंकि इसमें तो कंटिन्यू जाएगा, क्योंकि Q2 देखो यहाँ से एंटर किया तो हमें क्या लग रहा है मिरर के अंदर किधर आ रहा है, इसका मतलब सीधा निकल जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ से Q4 आ रहा है तो यहाँ से भी Q4 आ रहा है, इसका मतलब सीधा ऐसे निकल जाएगा, उसी तरह यहाँ भी सीधा ऐसे निकल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर जो है ये क्या हो गए, यहाँ बेकार हो गए। इसका मतलब सर्किट कैसा हो गया यहाँ, ये सर्किट ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस मतलब एक कैपेसिटर यहाँ है, और यहाँ भी था, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऊपर के चारों किस में देखो सीरीज में है ना, ये चारों सीरीज में, और ये दोनों ये भी सीरीज में, यानी ये चारों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों ये भी सीरीज में, और ये चार है ना,
अब उसके बाद इसके साथ में क्या है फिर मिला के, यानी वो ऊपर का सीरीज और ये सीरीज मिला के पैरेलल, फिर उसके बाद ये दोनों उनके साथ में क्या हो जाएंगे, ये और ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है तो, है ना, सीरीज पैरेलल को कॉम्बिनेशन लगा देंगे हम लोग। और भी जैसे एग्जांपल है सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो आपने Q2 और Q4 को सीधा पास करवा दिया, वो आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे किया? दरअसल एक कॉन्सेप्ट था जो इनको मैंने पढ़ाया था, आप नहीं थे ना उसमें अच्छा। तो दरअसल हाँ, दरअसल कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेन मिरर सिमेट्री होती है ना। तो प्लेन मिरर सिमेट्री में इस तरह से रखना है कि मिरर को इस तरह से रखना है, मिरर है नहीं वहाँ, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा लगे कि सेम फिगर राइट में है तो सेम फिगर लेफ्ट में भी नजर आए अपने को। क्लियर है? पहले तो हाँ क्लियर है आपको? तो आपने हाँ। प्लेन मिरर सिमेट्री, प्लेन मिरर में देखा होगा, कॉन्सेप्ट ये होता है प्लेन मिरर का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इसका मतलब उसकी इमेज इधर आ रही होती है, ठीक है ना। तो जितनी हाँ डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज होती है, ओके। हाँ क्योंकि प्लेन हाँ। मिरर यहाँ रेस्ट पर होता है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्लेन मिरर रेस्ट पर है तो ये, इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज ऐसे नजर आएगी उसकी। तो वही चीज मैं हाँ। देख रहा हूँ कि अगर इसका मतलब प्लेन मिरर हमने यहाँ लगाया, यहाँ प्लेन मिरर अगर हमने लगाया इस जगह पर, तो इसका मतलब कि इसमें Q1 करंट फ्लो कर रहा है, मतलब Q1 चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब इधर से क्या आ रहा होगा, इसका मतलब Q1 ही आ रहा होगा, Q1 यहाँ, हाँ है ना। इसका मतलब है कि ठीक। इसका मतलब यहाँ Q1 ही फ्लो कर रहा है, ये मतलब हाँ। होता है, ठीक है। अच्छा। फिर इधर जैसे Q2 आ रहा है, तो फिर इसको मतलब इसका मतलब Q2 इधर आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे में Q2 फ्लो कर रहा है, ये मतलब होता है, ठीक है। फिर जैसे इसमें ठीक। Q4 इधर आ रहा है, तो फिर आपको लग रहा है कि Q4 इधर आ रहा है, इसका मतलब Q4 यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके। ठीक है। ठीक तो है। उस केस में क्या हो गया, अगर ऐसा है इसका मतलब Q4 जो चार्ज वो ऐसे निकल गया, Q2 ऐसे निकल गया, इसका मतलब ये बीच वाला को कोई मतलब ही नहीं रहा, इसका मतलब हमने यहाँ से क्या किया, इसके बीच में जो भी था उसको रिमूव कर दिया, उनको एलिमिनेट कर दिया। उसको एलिमिनेट ठीक कर है। देंगे। ठीक। क्लियर है? ऐसे करना ठीक है। है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ना, चलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि तो जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये सी सी, ये सब। अब इसका भी इक्विवेलेंट चाहिए अपने, ओके। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ अच्छा प्लेन मिरर को इस तरह से रखना है कि वो ए बी के परपेंडिकुलर हो, किसके परपेंडिकुलर हो, ए बी जो लाइन मिलेगी ना उसके परपेंडिकुलर हो। जैसे ये ए बी इधर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल है ए बी, है ना, तो इसके परपेंडिकुलर मिरर को रखेंगे, यानी मिरर को मैं ऐसे रख रहा हूँ यहाँ, है नहीं, बस हाइपोथेटिकली मान के कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्लेन मिरर है ऐसा। तो आप देख रहे हो कि जैसा लेफ्ट में बन रहा है वैसा राइट में बनता है, प्लेन मिरर की ये खास बात है ना। तो उसका अगर आप इमेज देखोगे तभी तो बोलते हैं मिरर इमेज, जैसे मोबाइल में भी होता है ना, सेम वही इमेज बना देता है ना। तो प्लेन मिरर ही है वो। तो प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वैसी इमेज मिल जाती है। तो यहाँ भी देखो, अगर इसने मान लो यहाँ से Q1 चार्ज गया तो अपने को क्या लगेगा कि इधर से Q1 आ रहा है। यहाँ से मान लो Q2 गया तो अपने को क्या लगेगा इसमें कि Q2 जा रहा है। यहाँ से अगर Q3 गया, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, Q3 लगेगा। उसके बाद यहाँ देखो, अगर इसमें Q4 गया तो अपने को क्या लगेगा कि इधर से Q4 आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि इधर से Q5 आ रहा है, इसका मतलब इधर से भी क्या आ रहा है, Q5। सॉरी, ये क्लियर है मैंने क्या कहा? हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो ये Q5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यहाँ से Q5 आया, Q5 इधर से आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ से ब्रेक हो गए। यानी सर्किट कैसा होगा, देखो मैं पहले इस पर चला जाता हूँ, पहले फिगर बना लेते हैं।
तो फिगर यहाँ से ब्रेक कर दिया मैंने। क्यों किया देखो ध्यान से वापस समझिएगा, ये सब सी है। ब्रेक क्यों किया देखो यहाँ से, ये यहाँ से ध्यान से समझिएगा। देखो मैं इसको रेडी से कर लेता हूँ, तो जहाँ जहाँ भी रेड है उसको देखिएगा। देखो ये Q2 इधर जा रहा था ना, तो Q2 इधर जा रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, ये Q2 इधर से घूमता हुआ इधर आ गया ना। समझ में आया? अब उसी तरह देखो यहाँ से ये Q5 था और इधर से क्या रहा था Q5, इसका मतलब इस पूरी ब्रांच में करंट क्या होगा, यानी इसमें Q5 था, इसका मतलब इधर से Q5 निकल गया ना, और इधर से Q2 था, इधर Q2 निकल गया ना। ये लॉजिक समझ में आया आप? हाँ सर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? एक मिनट, इसमें कुछ बच्चे नए भी, आप प्रखर हो ना? हाँ सर। हाँ, एक मिनट, और कौन है, रुचि भी है ना इसमें? वो है नहीं मेरे ख्याल से। इसमें सोमिली आपको समझ में आ रहा है ना? सोमिली है कि नहीं इसमें? हाँ सर, आ समझ रहा है? में। हाँ, और कौन है, रुचि, कहाँ है रुचि? और परम, परम पांडे आपको? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना भाई? और कौन है, रुचि कहाँ है वो? सर वो रुचि मेरी मेरी मॉम का फोन है, तो वो रुचि दिखा रहा होगा एक्चुअली। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने एक और ये भी सिमेट्री बताई थी कि सर्किट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो उनको क्या करेंगे, या तो ब्रेक करेंगे या कनेक्ट करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो जैसे मैं जनरली ये एग्जांपल हमेशा लेता हूँ क्यूब वाला। जैसे सर्किट ये है, ये क्यूब है, तो ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है और ये 8 है। और यहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर में ये बना रहा हूँ, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, सब आइडेंटिकल कैपेसिटर है। इसके हर साइड पर एक एक कैपेसिटर है। हमें इसमें भी इक्विवेलेंट चाहिए, लेकिन किसके अबाउट चाहिए, तो 3 मेनली कॉम्बिनेशन है यहाँ। कौन कौन सा देखो, एक है 1 और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है, और एक है 1 और 5 के बीच में फाइंड करना है, और एक है 1 और 6 के बीच में फाइंड करना है। बाकी सब रिपीट कर रहे हैं, देख लो आप। अगर आप कहोगे सर 2 3, तो 2 3 1 और 2 दोनों का मतलब एक ही है। 2 5 उसका मतलब ही वही है कि 1 और 2 है ना। 2 और 8 उसका मतलब है 1 5 है ना। ये तो ये रिपीट कर रहा है, तो हमें इसका चाहिए। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पहले मैं इसका दिखाऊंगा आपको 1 और 2 के बीच। वैसे तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे 1 और 2 के बीच में, यानी अगर बैटरी हम लोग 1 और 2 के बीच में अप्लाई करें, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इस सर्किट का। सबके अक्रॉस कैपेसिटेंस जो है वो सीसी है, यानी 12 कैपेसिटेंस है यहाँ, मतलब 12 कैपेसिटर से, ठीक है, 12 कैपेसिटर से। तो देखो कैसे करेंगे इसको, C12 यानी अपने को इसके अक्रॉस चाहिए, इसके अक्रॉस चाहिए और इसके अक्रॉस चाहिए, तो C12 की हम लोग बात करेंगे, है ना। तो मैं इसको एक बार और बना लेता हूँ।
ये हमारे पास में सर्किट है। तो एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 12 कैपेसिटर्स है सारे मिला के। हमें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चाहिए, यानी यहाँ अगर हम बैटरी लगाएं तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी वो अपने को फाइंड करना है। ओके, तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ डाल रखे हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। तो कॉन्सेप्ट ये था, इसमें एक और होती है 1 1 2 2 सिमेट्री, 1 1 2 2 3 3 सिमेट्री। तो करना क्या है इसमें, दरअसल ये पॉइंट ए पॉइंट 1 है ना, और ये पॉइंट 2, क्योंकि हमें इन दोनों के अक्रॉस ही चाहिए, बाकी की बात ही नहीं करेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, जैसे पॉइंट 1 है हमारे पास में, पॉइंट 1 से देखूंगा मैं, तो ये जो पॉइंट 4 है कितना रेजिस्टेंस छोड़ के देखना है या कैपेसिटर छोड़ के देखना है, तो 1 और मिनिमम रेजिस्टर चलना है, मिनिमम कैपेसिटर चलना है, मिनिमम रेजिस्टर चलना है, मिनिमम कैपेसिटर चलना है। तो इस केस में कैपेसिटर है तो मिनिमम कैपेसिटर की बात करेंगे। तो आप देख लो कि 1 पॉइंट के बाद में 4th पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 1 कैपेसिटर के बाद में ये पॉइंट है ना। तो अभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ क्या है, अभी कुछ नहीं, अभी तो बोला है कि 1 कैपेसिटर के बाद में 4th पॉइंट है 1 से, है ना। और यहाँ से 2 से देखेंगे तो कितना रेजिस्टर मिनिमम चलना है, ऐसा नहीं कि पहले 2 से 5 गए, 5 से 6 और 6 से 3 जाके वहां जा रहे हैं, ऐसा नहीं, मिनिमम चलना है। तो मिनिमम की बात करोगे तो कौन सा रहा है, या तो 2 से 3 जाओ, 3 से 4 जाओ, तो 2 कैपेसिटर छोड़ करे, या 2 से 1 जाओ, 1 से 4 जाओ तो भी 2 कैपेसिटर छोड़ करे। इसका मतलब है कि 1 से ये 1 कैपेसिटर छोड़ करे और यहाँ 2 से ये 2 कैपेसिटर छोड़ के 4th पॉइंट आ रहा है। अब अपने को ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है जिसमें इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, 4th पॉइंट और उस पॉइंट का जिसका हम ढूंढना चाह रहे हैं, दोनों का पोटेंशियल सेम हो। तो वो कैसे देखेंगे आप, 1 से जैसे 8 का देख सकता हूं मैं, 8 का पोटेंशियल कैसे, क्योंकि 1 से 4 1 कैपेसिटर छोड़ करे, तो 1 से 8 1 कैपेसिटर छोड़ करे, इसकी संभावना है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, 4 और 8 का। 4 से देखो, मतलब सॉरी 2 से 4 देखो, 2 कैपेसिटर छोड़ करे, और 2 से 8 भी 2 कैपेसिटर छोड़ करे, मिनिमम चलना है। इसका मतलब 4 और 8 का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है। तो एक सिमेट्री होती है 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। इस तरह से एक सिमेट्री को भी हम लोग, मतलब ऐसा कोई मैंने अपनी तरफ से नाम रख दिया समझने के लिए, हर बुक्स में अपना अपना दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन मैं इसको ऐसे समझता हूँ, ठीक है। तो 1 से अगर मान लो 4 और 8 1 1 पर है, तो फिर 2 से भी 1 पे हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन अगर 2 से 4 1 पर है तो फिर 8 1 पे होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब 4 और 8 का पोटेंशियल यहाँ सेम है। उसी तरह 3 का देखो आप, 3 का पोटेंशियल देखो आप, 2 से कितना कैपेसिटर छोड़ करे 1, 5 देखो कितना छोड़ करे 1, यानी 3 और 4 का पोटेंशियल सेम होने की संभावना है। अब देखो 1 से देखना है, क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है, इसलिए 1 से भी देखेंगे। तो 1 से कितना रेजिस्टेंस छोड़ करे 3 2, और 5 भी कितना है 2, इसका मतलब 3 और 5 का पोटेंशियल सेम है। लेकिन 4 8 3 5 ये सेम नहीं है, 4 8 का सेम है, 3 और 5 का सेम है। ये लॉजिक समझ में। बाकी का देखो 6 का देखो आप, 6 का देखो आप, 6 2 से कितना रेजिस्टेंस छोड़ करे 2, और 7 देखो कितना रेजिस्टेंस छोड़ के 3, है ना। तो ये भी एक सिमेट्री होती है वैसे तो। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो 2 से 6 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे, 2 से 7 3 रेजिस्टेंस छोड़ करे, तो मतलब ये हुआ कि अगर 1 से 7 3 रेजिस्टेंस छोड़ करे और 1 से 6 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे, तब भी 7 और 6 का भी पोटेंशियल सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं आ रहा है। आप देखो 1 से 7 कितना है 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे, मिनिमम चलना है, और 1 से 6 कितना है 3 है, 3 कैपेसिटर छोड़ करे। 2 से 7 देखो कितने पर है 3 कैपेसिटर छोड़ करे, और 2 से 6 कितना है 2 कैपेसिटर छोड़ करे। तो कहाँ सिमेट्री बैठ रही है यहाँ देखो, क्या होना चाहिए था, अगर 1 से 1 है या 1 से 2 पर है, तो पहला पॉइंट अगर 2 पर है तो दूसरा भी 2 पर होना चाहिए। 2 से अगर मान लो 3 पर है पहला कोई पॉइंट, तो फिर दूसरा वाला पॉइंट भी 3 पे ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे दोनों का पोटेंशियल सेम हो सकता है। ये लॉजिक समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये समझ में आया मैंने क्या कहा यहाँ?
हाँ प्रखर सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। है ना? परम आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है ना? तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो देखो अब करके दिखाता हूँ इसको। मैं इसको ऐसे कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आप क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट, ये 1 है, और इस पॉइंट, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 4 और 8 को साथ में ले लेंगे, इधर 3 और 5 को साथ में ले लेंगे। 7 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 7 को यहाँ कहीं ले लेंगे। 6 के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको यहाँ कहीं ले लूँगा मैं। अब ध्यान से समझना, देखो हम जा रहे हैं, किस किस के बीच में बात करेंगे हम। देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, ये वाला। फिर 1 और 8 के बीच में एक कैपेसिटर है। 1 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है। 2 और 3 है ना। 2 और 5 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। अब है हमारे पास में 5 और 8 के बीच में कैपेसिटर है। 5 और 8 हो गया। फिर है हमारे पास में 4 और 7 के बीच में कैपेसिटर है। 4 और 7 के बीच में हो गया। 7 और 8 के बीच में भी कैपेसिटर है। 7 और 8 के बीच में भी हो गया। फिर है हमारे पास में 4 और 3 तो 4 और 3 के बीच में भी कैपेसिटर है। फिर 3 और 6 के बीच में कैपेसिटर है। 3 और 6 हो गया। 5 और 6 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। 5 और 6 भी हो गया। अब बचा कौन सा, 7 और 6, इनके बीच में भी कैपेसिटर है। टोटल देखो काउंट, टोटल 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे हो गए। तो बन गया, हो गया सॉल्व। अब तो बड़ा आसान हो गया होगा, है ना। तो यहाँ देखो कि ये पूरा ये सर्किट देखो, ये वाला, ये इसकी बात करोगे तो ये दोनों किस में, पैरेलल में, और उसके बाद में ये सब मिला के एक सर्किट ये बन जाएगा हमारा, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। और ये बैटरी हम लोग यहाँ कहीं लगाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, और ये वी वोल्ट की बैटरी है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, देखो ये इस पॉइंट का ले रहा हूँ पहले मैं, है ना। यहाँ क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, तो ये इन दोनों के बीच में 1 और 4 8 पे देखो तो क्या हो जाएगा, मिला के 2C हो जाएगा ना। उधर ये भी ऊपर वाला 2C, 3 4 3 4 8 3 5 के बीच में जो है वो भी 2C हो जाएगा, है ना। और ये 2C यानी ये क्या हो जाएगा, 2C, ये C, ये 2C, यानी 2C C 2C, और इधर ये क्या हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा। और उसके बाद में ये तो है ही हमारे पास में, ये C है। तो अब आप देखो 2C C 2C, ये क्या है, सीरीज में तीनों। तो सीरीज में तो क्या मिल जाएगा इन तीनों का, यानी आ जाएगा हमारे पास में अल्टीमेटली कितना मिलेगा, C, यानी 2C हो गया। तो 2C क्या हो जाएगा, 4C, है ना। ऊपर हो गया हमारे पास में ये 2 और ये 1, तो ये हो गया हमारे पास में 2C और ये 2C यहाँ था ना, तो ये 4C हो जाएगा ना, और ये C है। ऊपर का देखो अब कितना हो रहा है सीरीज में सब के सब। तो पहले ऊपर वाले का देख लेते हैं। तो 1/C इक्वलेंट, तो 1/2C प्लस 1/2C प्लस 1/4C, ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/4C, यानी 5/4C, यानी C इक्वलेंट इक्वल टू इसका कितना है, 4C/5। हाँ बोलो, सर कुछ वो गड़बड़ किया, सीरीज वाले में सर वो रेसिप्रोकल ऐड होगा ना। तो किस वो वाले का? 2C और 2C का C/2 आ रहा है।
2c और इसका ना कितना आ जाएगा 1/c प्लस 1/c। अच्छा c/2 आएगा, ये कह रहे हो ना आप? हाँ यानी c तो c/2 होगा, सॉरी। हाँ, ये कितना हो जाएगा c/2 प्लस 2c। ये गलत कर दिया मैंने। ये पूरा तो मिला के सीरीज वाला। ये पूरा मिला के c/2 आएगा यहाँ, है ना? हाँ सर। यही कह रहे हो ना? तो इसके साथ कितना आ जाएगा फिर वो? 3c/2 क्योंकि c/2 प्लस 2c, 5c/2 5c/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 5c/2। तो 2c और ये हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा अपने को 2/5c, यानी अल्टीमेटली ये हो जाएगा हमारे पास में तो 1/c प्लस 2/5c, यानी हो जाएगा 7/5c। ये आ गया 1/c इक्वलेंट। ये पूरे का लिखा मैंने, ये इस पूरे का इक्वलेंट कितना आ गया 5c/7, यानी हमारे पास में c12 आ जाएगा c प्लस 5c/7, यानी 12c/7। आपको याद होगा रजिस्टर का क्या मिला था अपने को? 7r/12 मिला था। ये उसका जस्ट उल्टा होता है। वहाँ क्या मिला था? 7r/12 मिला था। तो बाकी का भी आंसर जो मिला था ना अपने को, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 और 5 का क्या मिला था वहाँ, 1 और 5 का मेरे ख्याल से अपने को मिला था 5r/6, तो यहाँ मिल जाएगा अपने को 6/5। फिर उसका मिला था 3r/4, तो यहाँ मिल जाएगा 4c/3। ऐसे जैसे ये निकालो आप, अगर समझ में आ गया है तो। किस किस का बताना है अब आपको? 1 और 5 फिगर देख लो आप, है ना? ये करना है आपको। 1 और 5 का करो तो। सर एक बार वो सिमेट्री वाला पार्ट समझाएंगे क्या सर, एक और बार? कौन सा वाला? हाँ सर, बस वो ये नहीं, वाला पार्ट समझाइए सर कि वो ये 6 और 7 इक्वल क्यों नहीं हो सकते, उस वो वाले पॉइंट पे। हाँ, हाँ देखो ना आप, यहाँ पूरा रेट पे मैंने समझ कहा गया कि कि हाँ, ये समझ में आ गया। आपने बोला था ना पूरे 3-5 इक्वल है, तो वो समझा, वो 6 और 7 का नहीं समझा। 6 और 7 का देखो ना आप। देखो 1 से चलो आप, 1 से पहले 1 से स्टार्ट करो आप। 1 से 7 कितने रेजिस्टेंस छोड़ करे? मिनिमम चलेंगे तो 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे। हाँ, लेकिन 6 देखो कितना है, 6 जो 1 है से 3 6 रेजिस्टेंस छोड़ करे, सॉरी 3 कैपेसिटर छोड़ करे। हाँ सर। अब आप ये देखो कि 2 से जो 7 है वो कितने पे होना चाहिए था? 2 पर 2 होना पे। चाहिए था, 2 पर होना चाहिए था, लेकिन वो तो 3 कैपेसिटर छोड़ करे। हाँ सर। समझ में? और हाँ सर, है ना? समझा। और 1 से अगर 6 3 है तो फिर 2 से कितने पर होना चाहिए था? 3 पर होना चाहिए था, 3 कैपेसिटर छोड़कर, लेकिन वो तो 2 पर नहीं। है। इसका मतलब 7 और 6 का नहीं हो सकता इक्वल। हाँ सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, समझा। आपको 1/5 का करना है।
देखिए ये हमारे पास में ये सर्किट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। हमें 1 और 5 के बीच में चाहिए, ठीक है। पता ही है सबके बीच में कैपेसिटर है ना। तो क्या करेंगे, हम ध्यान से देखो 1 और 5 के बीच में जब बात करोगे, ये 1 है और ये 5 है, तो 2 पहले 8 पे जाओ। देखो 8 का आप देख रहे हो कि 1 कैपेसिटर छोड़कर 8 है 1 से, और 2 भी 1 कैपेसिटर छोड़ के, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि 2 और 8 का पोटेंशियल सेम हो सकता है, क्योंकि 5 से भी देखो 8 कितना कैपेसिटर छोड़कर 1, और 5 से 2 कितना देखो एक कैपेसिटर छोड़कर है। इसका मतलब 2 और 8 का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है। यहाँ 4 का नहीं हो सकता, 2 और 4, 2, 8 और 4 सेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 से देखो, 5 से 4 कितने कैपेसिटर छोड़ कर है, मिनिमम 3 रजिस्टर छोड़ कर है। इसका मतलब ये नहीं पॉसिबल है। उसी तरह 3 भी नहीं हो सकता, उसी तरह 7, 6 भी नहीं हो सकता। तो मतलब ये हुआ कि 2 और 8 का पोटेंशियल सेम है। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे 5, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में इसके चाहिए अपने को। अब 2 और 8 का सेम हो गया। नेक्स्ट है देखो, आप बात करते हैं 3 का। देखो 1 से 3 कितने कैपेसिटर छोड़ कर है, 2, और 7 देखो कितना कैपेसिटर छोड़ कर है, 2, तो ये पॉसिबल है। अब देखो उसी तरह 5 से देखो 3 कितने कैपेसिटर छोड़ कर है, 2, और 7 भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का भी पोटेंशियल सेम है। आई बात समझ में? बात बता दूं मैं आपको, इन दोनों का ही सेम नहीं है, यानी 2, 3, 7, 8 इन चारों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि सिमेट्री क्या कहती है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 सिमेट्री से देखो आप। अब वैसे भी आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ, फिर अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सेम है ना। तो यहाँ देखो 4 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 4 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, और 2 और 8 को यहाँ ले लेता हूँ मैं, और 6 को यहाँ कहीं ले लेता हूँ, और 3 और 7 का भी कुछ पता नहीं है, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 3 और 7। तो सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास में। अब यहाँ देखो 1 और 8 के बीच में एक कैपेसिटर है, 1 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, 1 और 2 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। उसके बाद में देखो आप 2 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर है ना। पहले 5 और 8 का भी देख लेते हैं। 5 और 8 के बीच में भी कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर है, 3 और 4 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, 8 और 7 के बीच में, 8 और 7 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। फिर हमारे पास में 3 और 6 के बीच में, इसका मतलब है कि 6 को यहाँ ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको यहाँ नहीं लेते हैं। तो 3 और 6 के बीच में कैपेसिटर है। फिर है 6 और 5 के बीच में भी कैपेसिटर है। और फिर अब बचा हमारे पास में 7 और 6 के बीच में, 7 और 6 के बीच में कैपेसिटर है। अब ध्यान से देखिए आप, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, इसको फिर से मैं रीड्रॉ करता हूँ, उससे और क्लियर होगा आपको ये कैसे। देखो हमारे पास में यहाँ ये 3,7 है, यहाँ ये 2,8 है, और यहाँ हमारे लिए ये 4 है, और यहाँ ये 6 है, और यहाँ हमारे पास ये 5 है, और यहाँ हमारे पास में ये 1 है।
तो देखो यहाँ एक कैपेसिटर ही है ना, यहाँ एक कैपेसिटर ही है, उसके बाद में दो कैपेसिटर यहाँ आएंगे ऐसा, फिर यहाँ भी दो कैपेसिटर है ना। और यहाँ देखो आप, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और एक कैपेसिटर ये है। उसी तरह यहाँ देखो, ये कैपेसिटर है, एक यहाँ कैपेसिटर है, और एक यहाँ देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। सिमेट्री देखो आप, क्योंकि यहाँ से देखो आप, ये तीनों का मिला के एक हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो, इन तीनों का मिला के एक हो जाएगा, जैसा उधर लेफ्ट में वैसा राइट में। उसी तरह इन दोनों का मिला के एक होगा, और इन दोनों का मिला के होगा। सिमेट्री बन गई। तो बीच वाला देखो बेकार हो गया नहीं, यानी 3728 का सबका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। है ना। तो अब आप देखो इस वाले लूप के अंदर जो भी है क्या मिल जाएगा, देखो दोनों दो पैरेलल में उसके मिला के सीरीज में आ रहा, तो दो पैरेलल का क्या हो गया 2C, 2C और फिर C के साथ सीरीज में, तो क्या मिलेगा 1/C प्लस 1/2C यानी 2C/3, यानी हमारे पास आ गया ये 1 है, तो यहाँ मिलेगा अपने को 2C/3, फिर यहाँ मिलेगा अपने को 2C/3, और बीच वाला तो ये तो बेकार ही हो गया। और यहाँ मिलेगा आपको 2C, और यहाँ मिलेगा आपको ये 2C, और ये 5 हो गया हमारे पास। तो अब आप देखो ऊपर का कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के तो C आ गया, ऊपर का कितना होगा, तो हमारे पास ये वाला मिला के हो जाएगा, और ये वाला मिला के हो जाएगा। ये तो C आ गया, ये 1 है, और ये 2 है, और ये C इक्वलेंट में ले लेता हूँ यहाँ। तो C इक्वलेंट कैसे लिखोगे आप, 2C/3 इंटू 2C/3 डिवाइड बाई 2C/3 प्लस 2C/3, तो 2C/3 से तो 2C कट गया, तो 2 मिलेगा, यानी C/3 आ गया है। तो C इक्वलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C/3, तो C/3, तो सॉरी ये 1/5 है, 4/4C/3, तो ये 5 है, तो कितना आ गया देखो, C15 आ गया, C प्लस C/3, तो कितना आ गया 4C/3 आता है। वहाँ कितना आया था 3R/4 आया था, समझ में आया बात। यहाँ कितना आ गया इस केस में 4C/3 आ जाएगा, ये आंसर है। अभी क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत तो हो ही होगा। हाँ सर। अब ये क्वेश्चन करो, ये वाला करो, देखो C16 वाला। सर हाँ बोलो। आपने उसमें 3 और 7 को साथ में क्यों लिया? 3 और 7 को साथ में क्यों लिया, देखो ना आप 1 से देखेंगे, 1 से 3 कितना कैपेसिटर छोड़ करे, 2। 1 से 7 2, और 1 से 3 देखो कितना कैपेसिटर छोड़ करे 2, है ना। फिर 5 हाँ। से देखो 7 कितना है 2, और 3 भी 2, इसका मतलब है कि 3 और 7 का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपको बताना है 1 और 6 के बीच में, करो तो इसको।
ठीक है, ये C, ये C, ये C, ये 2C, ये 2C, ये 2C, यहाँ भी इस पॉइंट इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाले आ जाएगा। ऊपर के तीनों सीरीज में, नीचे के तीनों सीरीज में मिला के पैरेलल में जाएगा, है ना। तो ये इस तरह का है। एक और एग्जांपल जैसे लेता हूँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ऐसा, ये A, ये B, ये C1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C2 है, और ये C3 है। तो वैसे तो मैंने आपको जब रजिस्टर के केस में तो क्या बताया था, वहाँ एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डेल्टा स्टार वाला, वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिमेट्री इतना तो है कि जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो होगा क्या है कि मान लो बैटरी ने Q चार्ज दिया, तो यहाँ से बाइफर्केट होगा, इसमें कितना जाएगा Q1, इसमें कितना जाएगा Q2, तो यहाँ Q1 Q2, तो यहाँ से Q1 आ रहा है, तो होगा क्या, यहाँ से Q2 है, तो इसमें करंट ऐसे मतलब चार्ज ऐसे फ्लो करेगा कि इसमें Q2 रहेगा, क्योंकि सिमेट्री ये तो है ना, और इसमें Q1 फ्लो करेगा, क्योंकि जो यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है वही चार्ज यहाँ फ्लो करेगा। सिमेट्री इस तरह से, जो चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा होगा वही चार्ज यहाँ से फ्लो करके जाएगा। इसका मतलब इसमें जो चार्ज आएगा वो Q2 माइनस Q1 जाएगा। तो इसमें कितना जाएगा, यानी ये प्लस माइनस, तो यहाँ जाएगा दरअसल Q1 माइनस Q2 जाएगा। तो इधर से Q1 माइनस Q2 आया, इधर से Q2 आया, तो अल्टीमेटली इसमें वापस से क्या हो गया, Q1 हो गया, और इधर से Q2 आया, इधर से Q1 आया, तो बैटरी ने जितना चार्ज दिया वापस बैटरी में उतना चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है यहाँ, Q1 प्लस Q2, तो बैटरी ने जितना चार्ज दिया उतना चार्ज बैटरी के अंदर आना जरूरी है, तभी सर्किट कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसको तो अब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सॉल्व करके मैं इक्वेशन बताया तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ देखो एक लूप तो ये बन जाएगा हमारे पास में, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, है ना। उसी तरह ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो वो लूप जब लिखेंगे तो क्या लिखना है, Q1/C1 प्लस के साथ, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं। फिर C3 पर आएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस Q1 माइनस Q2/C3, प्लस C2 पर जब आओगे तो क्या लिखना है, लेकिन माइनस Q2/C2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, तीसरी इक्वेशन, यहां से ये लूप बनाएंगे, यानी माइनस V से होता हुआ नीचे वाला जो Q2 जिसमें जा रहा है वहां से C2, C2 से C1, यानी ये लिखेंगे माइनस V प्लस Q2/C2 प्लस Q1/C1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग Q1 Q2 को कैपिटल Q के टर्म में रखेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। Q1 Q2 को कैपिटल Q के टर्म में रखें, Q1 Q2 को यहाँ रखेंगे, और फिर उसके बाद इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, QV इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी, क्योंकि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा, जिसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, ये प्लस होगा और माइनस होगा, और बैटरी ने सेम चार्ज यहाँ भी देना चाहिए, Q चार्ज ये बैटरी दे रही होगी, तो इस पर Q और इस पर माइनस Q, और ये C इक्विवेलेंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, इन दोनों से, इस इक्वेशन से, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके Q1 Q2 की वैल्यू कैपिटल Q के टर्म में निकाल के इसमें पुट करेंगे, और उसके बाद फिर उस इक्वेशन को, जो नई इक्वेशन आएगी उसको इससे कंपेयर कर लेंगे, तो आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तरीका ये रहेगा, ये मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए। सर हाँ बोलो। सर वापस बताओ ना, सर वापस से बताओ ना एक बार।
नहीं वापस से बताना, क्वेश्चन करता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मान लेते हैं ये 20 वोल्ट है, ये मैंने ले लिया 2 माइक्रोफेरेड, इसको ले लेते हैं C1। ये मान लिया हमारे पास में 4 माइक्रोफेरेड, इसको मैंने मान लिया C2। ये हो गया हमारे पास में C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड, है ना। और ये हमारे पास में C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, और ये मैं लेता हूँ 6 माइक्रोफेरेड, यानी ये हमारे पास में C3 है। ओके, हमें इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, और ये भी फाइंड करना है कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया। तो मान लो बैटरी ने चार्ज दिया Q, तो यहाँ से बाइफरकेट होगा KCL के अकॉर्डिंग, इसमें गया Q1, इसमें गया Q2, तो यहाँ कितना जाएगा Q1 माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 माइनस Q2। अब यहाँ देखो जो सिमेट्री, यहाँ देखो जो ऐसा आपको इधर दिख रहा है लेफ्ट में, इसके आप यहाँ देखो, आप लेफ्ट और राइट देखो दोनों साइड, इसके लेफ्ट और राइट में देखो, तो जैसी सिमेट्री इधर दिख रही है ना लेफ्ट में, वैसी ऐसे लेफ्ट में दिख रही, वैसे राइट में दिख रही। कैसे? क्योंकि C2 यहाँ है तो C2 यहाँ है ना, जैसे C1 यहाँ है तो C1 यहाँ है ना। इसका मतलब है कि यहाँ चार्ज क्या आना चाहिए Q2 माइनस Q2, यहाँ चार्ज क्या जाना चाहिए Q1 माइनस Q1। इसका मतलब इसमें चार्ज कितना जाना चाहिए, इसमें चार्ज जाएगा Q1 माइनस Q2, यानी ये प्लस माइनस, तो यहाँ होगा Q1 माइनस Q2 प्लस में, और यहाँ होगा माइनस में Q1 माइनस Q2। ये हो गया हमारे पास में। तो आप देखो यहाँ से क्या आया Q2, यहाँ से कितना गया Q1, मिला के क्या हो गया Q, यानी Q इक्वल टू आ गया Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर 1। एक लूप ये बना लो, ये लूप बनाओ, क्या लिखूंगा Q1 बाई 2 माइक्रो प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 6 माइक्रो। फिर इस पर आए हम लोग, यहाँ से इधर गए, तो क्या लिखेंगे माइनस Q2 बाई 4 माइक्रो इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और दूसरी इक्वेशन ये वाली लूप बना लेता हूँ, तो माइनस 20 इक्वल टू, है ना, माइनस 20 इक्वल टू क्या लिखेंगे Q2, क्योंकि वहां से इस वाली पर आ रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से लूप नीचे वाला समझ में आ रहा होगा, तो Q2 बाई 4 माइक्रो प्लस इधर क्या आ जाएगा Q1 बाई 2 माइक्रो, क्योंकि वहां से यहाँ आए, फिर यहाँ से आए, और उसके बाद में यहाँ से घूमते हुए यहाँ आए हम लोग, है ना। मैं कैसे चलाता, ये इसके अकॉर्डिंग चलाऊं मैं, ये ऐसे, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, ये हमारे देखा जाए तो सॉरी ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास में। ये वहां किया था मैंने, तो क्या करना है अब आपको 1 और 2 से Q की टर्म में निकाल लो। आप चाहो तो इसको V0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्या करो फिर, इसको कंपेयर करोगे आप किससे, 20 इक्वल टू V0, है ना, और वो कंपेयर किससे करोगे Q बाई C इक्विवेलेंट ना, क्योंकि इस सर्किट का इक्विवेलेंट ये बन जाएगा ना। यहाँ से Q गया तो प्लस Q माइनस Q, और ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी C इक्विवेलेंट, ये आ जाएगी। इससे कंपेयर कर लो तो आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ सर। हाँ सर। है ना, ऐसे करना है। तो यहाँ इन दोनों को, किनको, इन दोनों को सोल्व करोगे आप, और Q की टर्म में लेकर आओगे Q1 Q2 को, और Q1 Q2 को वहां से फिर इसमें क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो फिर इससे कंपेयर कर लोगे, तो C इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। ये कहने का मतलब था मेरा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से करेंगे, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब इसमें कैसे कैपेसिटर को
अब जैसे ये तो हो गया हमारे पास में कि किस तरह से सॉल्व करना है, सब मिल गया आपको कैपेसिटर वाला, जिसमें सिर्फ कैपेसिटर ही था और बैटरी था। अब मान लो रजिस्टर भी और कैपेसिटर भी हो तो क्या होगा। अब उस पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, आरसी सर्किट के बारे में। जिसमें कैपेसिटर भी है और रजिस्टर भी है। ओके, तो हम लोग रजिस्टर के बारे में पहले बात कर चुके हैं, कैपेसिटर के बारे में पहले बात कर चुके हैं, मतलब अभी कहीं क्या है, अभी भी क्वेश्चन भी किया। अब अगर दोनों हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हम बात करेंगे, दो केस यहाँ डिस्कस करेंगे। एक होगा चार्जिंग और एक होगा डिस्चार्जिंग। यानी कैपेसिटर जब रजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है तो आप देखोगे कि जो कैपेसिटर है वो इमीडिएटली चार्ज नहीं होता है। वो इस बात पे डिपेंड कर देगा कि आर और सी का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, आर और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी वो चार्ज होगा और कितना जल्दी वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, दरअसल सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के बारे में। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, है ना। तो क्या होगा कि एक रजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। ये सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर सारे वेराइटीज क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें भी। ये हमारे पास में ऐसा सर्किट है, ये माइनस से प्लस मान लेते हैं कि अभी यहाँ की ओपन है, मान लो, है ना। मान लो यहाँ स्विच है जो कि ओपन है। ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और ये बैटरी है जिसका EMF E है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ 0 मान लिया है, होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे उसको भी, इसलिए तो मैंने R ले लिया। अगर वो हुआ तो इसके साथ ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऐसा सर्किट दिया हुआ है। होगा क्या है यहाँ, ये t = 0 की सिचुएशन एक तरह से, यानी एट t = 0 switch SW is closed। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो एक बात ये ध्यान रखना है यहाँ कि चार्ज प्लग कैपेसिटर पर इमीडिएटली नहीं जाता है, ध्यान रखना है। इमीडिएटली चार्ज नहीं जाएगा जब तक रजिस्टर कनेक्शन में है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इमीडिएटली चार्ज इस पर चला गया कैपेसिटर पर, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कनेक्ट करेंगे तो दरअसल कैपेसिटर पे चार्ज क्या था, यहाँ 0 था। चार्ज कनेक्ट करने के जस्ट पहले क्या था, 0। तो जस्ट बाद भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल में अनचार्ज है। क्योंकि वो केस भी डिस्कस करूंगा, जब मान लो पहले से ये चार्ज है तो क्या करेंगे, है ना, उस पॉइंट पर भी आएंगे अभी हम लोग। तो यहाँ क्या हो रहा है इस केस में, कि ये अनचार्ज था, t = 0 पे इमीडिएटली चार्ज नहीं जाता है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो मैं आगे भी प्रूव कर दूंगा इस चीज को, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इमीडिएटली चार्ज कैपेसिटर पर नहीं आता जब कैपेसिटर है तो, क्योंकि सॉरी रजिस्टर है तो, है ना। तो एट t = 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ओके, एट टाइम t, एट टाइम t, ठीक है। किसी टाइम t की जब बात करेंगे तो क्या होगा, ये रजिस्टर है और कैपेसिटर पे चार्ज मान लेते हैं +Q और यहाँ -Q, और ये रजिस्टर है, इसका मतलब इस पे चार्ज आ ही रहा है, यानी किसी टाइम t पर स्मॉल q चार्ज है, मान लो इस पर, ये प्लस या माइनस। और सर्किट में मान लिया हमने कि करंट I फ्लो कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ Q क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि इस पे
ये क्या कर रहा है, चार्ज होता जा रहा है, यानी इस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब चार्ज बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आई को क्या लोगे फिर आप यहाँ प्लस डी क्यू बाई डी टी। क्यों? क्योंकि क्यू वेरिएबल है, तो आई क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, डी क्यू बाई डी टी। तो किसी इंस्टेंट पर ऐसा, यानी टाइम टी की बात ऐसा कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये एक तो ये बात समझना है आपको, या ऐसे है ना भाई, एट टाइम टी पर चार्ज कितना है इस पर, तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर चार्ज ऑन द कैपेसिटर 0 है, एट टाइम टी चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना आ गया, Q, और एट टाइम t प्लस डी टी चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो आ गया Q प्लस डी क्यू, क्योंकि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, इसलिए I को क्या लिखेंगे अभी हम लोग, तो देयरफॉर I इक्वल टू होगा हमारे पास में प्लस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ करंट आई मानेंगे इसमें, तो करंट आई मानेंगे तो ये लूप हम लोग यहाँ बनाएंगे, तो केसीएल तो हो गया, सॉरी केवीएल लगाएंगे हम लोग यहाँ, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन इस टाइम पर, माइनस ई प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी। इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान लिया कि सी है ना, मान रखा मैंने पहले से कि सी है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आई आर इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी, यानी सी ई माइनस क्यू बाई सी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो आर और आई को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, डी क्यू बाई डी टी, इक्वल टू हो गया हमारे पास में सी ई माइनस क्यू बाई सी, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई सी ई माइनस क्यू इक्वल टू डी टी बाई आर सी, और इसको इंडिकेट कर देंगे, इसको 0 टू टी के लिए और इसको 0 टू क्यू के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन बताऊं या आता है, क्योंकि मुझे तो आता है, तो मैं तो सीधा लिखूंगा ऐसा, माइनस सी ई माइनस क्यू लिमिट 0 टू क्यू, और डी टी का टी हो गया तो टी बाई आर सी और 0 टू टी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो एल एन सी ई माइनस क्यू माइनस एल एन सी ई इक्वल टू हो जाएगा टी बाई आर सी, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन, तो सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी ई इक्वल टू होगा टी बाई आर सी, माइनस को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा सी ई माइनस क्यू बाई सी ई इक्वल टू 2 पावर माइनस टी बाई आर सी। ये समझ में आया? तो सी ई माइनस क्यू इक्वल टू सी ई 2 पावर माइनस टी बाई आर सी, तो क्यू को मैं इधर ले जाऊंगा, तो सी ई माइनस सी ई 2 पावर माइनस टी बाई आर सी, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सी ई को बाहर निकालेंगे, तो 1 माइनस E2 पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी ये चार्ज होगा किसी टाइम टी पर कैपेसिटर के ऊपर। बोलो फिर से समझाऊं क्या? मेरी आवाज आ रही ना? हाँ हाँ सर। सर। सर वो हाँ सर। सर वो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वाला थोड़ा बता दो ना एक बार। t इक्वल टू 0 पे इमीडिएटली चार्ज नहीं आता है, तो चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पर, 0 होगा, ये ध्यान रखना है। t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पे चार्ज इमीडिएटली नहीं आता जब वो अनचार्ज होता है, या अगर वो चार्ज भी है तो वो इमीडिएटली चार्ज नहीं देता है, ये भी बात है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की एक मतलब उसकी प्रॉपर्टी है कि इमीडिएटली वो चार्ज नहीं देता जब रजिस्टर है, तो आगे बात समझ में। तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या रहेगा कैपेसिटर के ऊपर, 0 रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो Q और T में मालूम ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को, यहाँ
क्यों मिलेगा? देखो अगर मैं कहता हूँ t इक्वल टू 0 की, तो आप देख रहे हो कि q इक्वल टू क्या 0 है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ t टेंस टू इन्फिनिटी की, तो आप देखो q इक्वल टू क्या मिल रहा है? ce, और ये 1 माइनस 0 यानी क्या मिल जाएगा? ce। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज होगा ये ce चार्ज होगा। इसको मैंने मान लिया कि ये q नॉट है। तो इसको बोलते हैं t टेंस टू इन्फिनिटी, यानी इस कंडीशन को बोलते हैं, इस टाइम को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है when capacitor is fully charged, when capacitor is fully charged। जब फुली चार्ज होगा तो ध्यान से देखिएगा, देखो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। करंट सर्किट में क्या हो जाएगा? 0। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? dq बाई dt इक्वल टू ce, इक्वल टू ce, और हो जाएगा 0 माइनस क्या होगा? ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इसका तो ये होता है इनटू, क्या करेंगे तो माइनस 1 बाई आर सी। तो आप देखो कि कितना आ गया यहाँ, देखो आर सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बाई आर, ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी। और ये डी क्यू बाई डी टी क्या है? ये करंट ही तो है। तो ध्यान से देखो टी इक्वल टू 0 पर, एट टी इक्वल टू 0 आई इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? ई बाई आर। यानी इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट क्या होगा? E बाई आर होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर पे तो चार्ज गया ही नहीं, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया? 0 हो गया। सारा का सारा वोल्टेज कहाँ होगा? कैपेसिटर के अक्रॉस, सॉरी रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। लेकिन एट t टेंस टू इन्फिनिटी की बात करो तो करंट क्या हो गया? देखो 0। इसका मतलब जैसे फुली चार्ज होगा इसमें करंट क्या हो जाएगा? सर्किट में 0। मतलब ये हुआ। अब एक इसमें एक नोट ये लिख सकते हैं हम लोग, जो कि आपके अभी काम आएगा क्वेश्चन करने के लिए, कि t इक्वल टू 0 पर जब ये अनचार्ज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब ये अनचार्ज है तो t इक्वल टू 0 पर इसका बिहेवियर कैसा हुआ? एक रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह। लेकिन t टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका बिहेवियर कैसा हुआ? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह। तभी तो करंट 0 किया। तो इट बिहेव्स like a resistance-less wire at t equal to 0, and it behaves like a infinite resistance at t tends to infinity पर। ये हमारे क्वेश्चन करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं। जब क्वेश्चन, अभी मैंने कुछ पहले के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना, तो वहाँ ये यूज करूंगा मैं। तो यहाँ अगर करंट और इसके बीच में ग्राफ बनाओगे, टाइम के बीच में, तो ये होगा E बाई आर इक्वल टू आई नॉट, कब? t इक्वल टू 0 पर, और उसके बाद ये डिक्रीज करता जाएगा। t टेंस टू इन्फिनिटी पर करंट क्या हो जाएगा? इसमें 0। ओके। अब इसमें एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसको हम बोलते हैं टाउ इक्वल टू आर सी। इसको कहा गया टाइम कांस्टेंट। यानी ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये इंडिकेट करेगी कि कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज होगा और कितना जल्दी डिस्चार्ज होगा। यानी टाइम कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो वही कैपेसिटर स्लोली चार्ज होता है, और अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो वही कैपेसिटर जल्दी चार्ज होता है। तो यानी इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका चार्ज कांस्टेंट क्या है। तो यानी ये जो यहाँ देखो इस वाली इक्वेशन में ये ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी, आर सी को क्या है देखो, क्योंकि ई टू पावर में जो भी पूरा होगा तो सब डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब आर सी का डायमेंशन क्या है, या इसका यूनिट क्या है? सेकंड है ना। इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और इसका एसआई मतलब
क्या आप कहेंगे इसका, हाँ ऐसा ही यूनिट मान लो, तो वो क्या होगा, सेकंड, है ना, क्योंकि डायमेंशनलेस होना चाहिए। क्या चीज, e2 की पावर, मतलब ए की पावर में जो भी पूरी क्वांटिटी होती है पूरी की पूरी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका मतलब e2 पावर माइनस टी बाई आर सी, तो आर सी का भी क्या होना चाहिए, यानी टाइम की यूनिट में होना चाहिए वो, तभी ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब आर सी का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड है। इसको बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट, या इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया कि अगर मैं यहाँ से देखो एट T इक्वल टू आर सी, तुम्हारे पास सिंस Q इक्वल टू क्या है, सी ई 1 माइनस ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो जाएगा सी ई 1 माइनस ए टू पावर माइनस 1 ना, यहाँ रखोगे, इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू क्या देगा आपको, हो जाएगा e माइनस 1 बाई ई, और e की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 2.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.7, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ 1.7 डिवाइड बाई 2.7 सी ई। ये वैल्यू क्या देगा आपको, कौन बताएगा, मेरी आवाज आ रही है क्या, 0.629। हाँ कितना आ जाएगा, 0.6 है ना, यानी आ जाता है करीबन 6.29, कितना आ जाएगा 6.29 CE, और इसको हम लोग लिखेंगे दरअसल 0.63 CE। मतलब ये होगा, टाइम कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो इतने टाइम पर ये कितना परसेंट चार्ज हो गया, 63% चार्ज हो गया, कितना परसेंट चार्ज हो गया है, 63%, यानी जिस टाइम पर 63% चार्ज हो जाता है उसी को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। समझ में आया, कितना परसेंट चार्ज हो गया है, 63%। उसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। हाँ सर बोलो, आप एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, वो लैग हो गया था। क्या लैग हो गया था, वापस से शुरू से सर ना, वो मोबाइल वीडियो लैग हो गया था। हाँ हाँ, कहाँ से, शुरू से ना, आरसी सर्किट ना, ये कह रहे हो ना आप इसकी ना, अरे भाई बेटा हाँ मैं सर, वो पूछ रहा हूँ लास्ट का सेंटेंस एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। अच्छा उसकी कह रहे हो क्या, मैं कह रहा हूँ हाँ सर। टाइम कांस्टेंट is defined as when the सर आपकी आवाज नहीं आ रही।